हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के द्वितीय चैप्टर हिस्ट्री का। उससे जो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। चैप्टर का नाम है आपको मौर्य काल से गुप्त काल तक राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास। ठीक है, इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपको परीक्षा में आएंगे उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, सीधे आपके क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएंगे, कोई याद वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ से जरूरत पड़े तो इस वीडियो को एक दो बार और देख लीजिए, बस आपका आराम से निकल जाएगा। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए पहला क्वेश्चन है किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अगुंतर निकाय में। अगुंतर निकाय में क्या किया गया है कि बौद्ध धर्म से जितने रिलेटेड हैं उनकी जो है ना क्या बोलते हैं महाजनपदों, जितने जनपद कितने थे तो 16 थे, सारे की चर्चा किसमें की गई है? तो अगुंतर निकाय में। किसमें? अगुंतर निकाय। अगुंतर निकाय में बौद्ध धर्म के 16 महाजनपदों की क्या की गई? चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हर्यक वंश का संस्थापक। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक आपको बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार जो कि प्रतापी राजा था और काफी मतलब हर्यक वंश के नाम से बहुत सारे राजा हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतापी यही राजा था। कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश के प्रतापी राजा कौन था और संस्थापक पिता कौन? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना आपको उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्रा स्थित है? यानी पाटलिपुत्रा कौन से नदियों के संगम पर स्थित है? तो वो है गंगा, गंगा और सोन, है ना। ये दो नदियों के संगम पर कौन से पाटलिपुत्रा की स्थापना हुई है? आप जानते होंगे सोन नदी कहाँ से निकली है? तो आपको सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और यहाँ पर आके पटना के नजदीक गंगा में क्या होती है? मिल जाती है, समाप्त हो जाती है। तो मतलब उधर से आपको इधर से सोन नदी यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में आती है और इधर से जो गंगा नदी बहती है इसमें आकर मिल जाती है। तो ये वाला जो एरिया हुआ यही है पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए नेक्स्ट है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? तो इन्हीं के गुरु थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य, जिन्हें हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। उनकी रचना, सबसे इंपॉर्टेंट जो रचना थी वो आपको कौन थी? अर्थशास्त्र, जो कि मौर्य काल के इतिहास के बारे में हमको काफी अच्छी जानकारी मिलती है उससे। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इनके गुरु कौन थे? इनका गुरु थे आपको कौन? जिसको हम लोग चाणक्य कहते हैं या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो रचना थी वो क्या थी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने ही किया था। ठीक है, जिससे हम लोग को मौर्यकालीन जो वंश है ना उसके बारे में
कैसे शासन तंत्र चलता था, क्या क्या उस समय होती थी, उसकी डिटेल से जानकारी जो है हम लोग को अर्थशास्त्र जो उनका पुस्तक है उसी से हम लोग को प्राप्त होती है। यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जिनका नाम क्या था? कौटिल्य। ठीक है, वो बाद में जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने तो वो प्रधानमंत्री भी बने थे। यानी अपने जो है ना, इनको तो ये तो राजा हो गए और ये इन्होंने क्या किया, अपने गुरु को, ठीक है, गुरु को प्रधानमंत्री पद दिए थे और जितनी सलाह वगैरह होती थी शासन तंत्र चलाने के लिए सारे अपने गुरु से सलाह लेते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे जो क्वेश्चन है ना आपको सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय की जानकारी मिलती है? देखिए कलिंग युद्ध जो है ना 261 ईसा पूर्व में हुआ था, 261 बीसी में हुआ था। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद जो है ना अशोक ने ये निर्णय लिया था कि आज के बाद से वो युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि उस युद्ध में बहुत सारे जो है ना निर्दोष मारे गए थे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय की जानकारी मिलती है? तो देखिए अशोक के द्वारा जो अभिलेख निर्माण किए गए थे उसमें से जो है ना ये 13वां, कौन सा 13वां जो है अभिलेख, इसमें जो जानकारी मिलती है और इसी में अशोक ने बताया है कि आज से वो ना मतलब युद्ध वगैरह छोड़ देता है, शस्त्रों का त्याग कर देता है। ठीक है, तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। इसमें बहुत सारे लोग की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। इसी के बाद उसने युद्ध लड़ना ही त्याग कर दिया था। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभावती गुप्त के पिता, पति एवं पुत्र का नाम बताइए। कौन? प्रभावती गुप्त। तो देखिए प्रभावती गुप्त के जो है ना वो पिता थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? द्वितीय। ये आपको पिता हो गए। ठीक, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और पति कौन थे? पति है आपको रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, कौन थे? रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय इनके पति हो गए और पुत्र थे दामोदर। ठीक है, यानी प्रभावती गुप्त के पति का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, और सॉरी पिता का, और पति कौन थे? तो रुद्रसेन द्वितीय थे, और पुत्र का नाम था दामोदर। प्रभावती गुप्त के पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय और पति थे इनके रुद्रसेन द्वितीय और पुत्र का नाम था दामोदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अशोक के पिता, पुत्र, पुत्री और पत्नी का नाम आपको बताना है। जो कि सम्राट अशोक थे उनके पिता का नाम क्या था और पुत्री का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, सबको आपको नाम को बताना है। तो भाई कौन थे? तो पिता इनके थे बिंबिसार। ठीक है, पिता कौन थे? बिंदुसार। और पुत्र इनका हो गए, पुत्र का नाम था महेंद्र। कौन थे? पुत्र इनका महेंद्र थे और पुत्री जो थी वो थी संघमित्रा। कौन थी? संघमित्रा। और जो आपको पत्नी का, इनका पत्नी का नाम था देवी। क्या था? देवी। देखिए अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा और पत्नी का नाम था देवी। जो ये बाद में जैसे ही कलिंग युद्ध हुआ तो इसके बाद इन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। इसलिए तो बौद्ध धर्म की प्रचार वगैरह करने के लिए।
तो इनके पिता का नाम जाह्नवी के कौन, बिंदुसार। पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र। पुत्री का नाम था संघमित्रा। और देवी का पत्नी का नाम क्या था, तो देवी था। कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व को हम लोग बीसी में डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाँ, नेक्स्ट है किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। जैसे अशोक ने अपना अभिलेख का निर्माण कराया था, तो कौन से अभिलेख में उसका जो है ना अशोक का नाम लिखा गया है। तो ये आपको कौन सा अशोक में मिला है, कौन सा अभिलेख में मिला है, ये 13वां, कौन है, 13वां शिलालेख में अशोक यानी राजा का नाम वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपको, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने खोजा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो जेम्स प्रिसेप ने खोजा था। किसने खोजा था, एक अंग्रेज थे जिनका नाम था जेम्स प्रिसेप। कौन थे, जेम्स प्रिंसेप। कौन थे, जेम्स प्रिंसेप। कौन थे, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को खोजा भी था, खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ठीक है, तो यही थे, किसका, कौन, जेम्स प्रिंसेप। कब, ये कब खोज किए थे, तो बता ही दिया आपको, ये खोज हुआ था 1837 ईस्वी में। ठीक है, 1837 ईस्वी को जब अभिलेख की प्राप्ति हो, और इसी में क्या क्या था, जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन का महाद्वार, है ना, चीन का महाद्वार क्यों, वह किसने बनाई थी। चीन का महाद्वार को क्यों बनाया गया था, तो देखिए वहां के जो राजा थे उन्होंने चीन, जो आज भी ना अंतरिक्ष से दिखाई देती है, बहुत बड़ी, बहुत लंबी है। ठीक है, चीन के जो राजा ने बनाया था, वो आंतरिक सुरक्षा के लिए कि कोई दूसरा देश वाला इस देश में आक्रमण नहीं करे, है ना, और करने से पहले क्या होगा, मतलब कि वो रक्षा होगा, इसीलिए उसका निर्माण किया गया था। जो कि किंग राजवंश के सम्राट थे, जिनका नाम क्या था, सिहु आंगटी। क्या नाम था उनका, सिहु आंगटी। क्या नाम था उनका, सिहु आंगटी नाम था। क्या नाम था, सिहु आंगटी, है ना। इन्होंने चीन के जो दीवार है, उसको, दीवार के निर्माण इसलिए कराया था कि बाहरी जो देश है उससे आक्रमण होने से क्या होगा, बचाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी दीवार है, जो कि आपको अंतरिक्ष से भी देखने को मिलती है, अंतरिक्ष से दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, है आपको, मथुरा में किस शासक का सरविहीन प्रतिमा, यानी वैसा प्रतिमा जो कि उसमें ना सर जो है ना वो खंडित था, मतलब नहीं था, तो उस कौन से शासक थे, तो आपको थे कनिष्क, कनिष्क। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो चौथा बौद्ध संगति हुई थी, इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, मतलब कहाँ हुई थी, तो कुंडल ग्राम में हुई थी। और इन्होंने ही जो आप हम लोग के अभी प्रेजेंट में जो हम लोग का जो कैलेंडर चलता है, जिसका नाम क्या है, शक संवत। क्या नाम है, शक संवत। शक संवत, शक संवत जो है ना, किसने बनाया था, कैलेंडर का निर्माण भी कनिष्क ने ही किया था, और जो आज भी हम लोग के अभी प्रेजेंट में चल रहा है, शक संवत। कैलेंडर का नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो शक संवत किसने चालू किया था, तो कनिष्क ने ही चालू किया था। अब देखिए, समुद्रगुप्त की दिग्विजय का पता किस स्रोत से चलता है, यानी समुद्रगुप्त जो है ना वो दिग्विजय थे, इस कौन से स्रोत से पता चलता है, तो देखिए ये पता चलता है आपको प्राग के प्रशस्ति लेख से। किससे, प्राग प्रशस्ति लेख, जिसकी रचना किसने किया था, हरीश सेन ने किया था। प्राग प्रशस्ति लेख, कौन, प्राग
प्रशस्ति लेख, ठीक है। प्राग प्रशस्ति लेख से पता चलता है किसका, समुद्रगुप्त के बारे में। और उनके जो दरबारी कवि थे जिनका नाम क्या था, हरिसेन। क्या नाम था उनका, हरिसेन। हरिसेन ने ही जो उनके दरबारी कवि थे इसकी रचना किए थे। तो यदि ऐसा क्वेश्चन है कि प्राग प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया था, तो हरिसेन। हरिसेन कौन से, किसके दरबार में रहते थे, तो समुद्रगुप्त के। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे, तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, है ना। और उन्हीं में उन्होंने अपना रचना किया था प्राग प्रशस्ति लेख, ठीक है, जो कि उस समय जो अपने राजा थे उनका, किनका, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दिग्विजय, है ना, जिनकी जितनी बखान हो सकती थी और उस समय क्या क्या, जैसे शासन काल में उनका क्या था, क्या विशेषता थी, है ना, उस सारी चीज की दर्शाए अपना वो उनके लेखक दर्शाए किसमें, प्राग प्रशस्ति लेख में। प्राग प्रशस्ति लेख के निर्माण किसने किया था, हरिसेन ने किया था। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के। आपको जितने सारे क्वेश्चन बन सकते थे, अब तो छूटना नहीं चाहिए छोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए, भारत में सती प्रथा, है ना, सती प्रथा के बारे में आप जानते ही आप लोग, बहुत मतलब खराब दुर्व्यवस्था थी। तो क्या थी कि मान लो कि कोई भी पति है जिनकी डेथ हो गई, तो उनके साथ उनकी पत्नी को भी ना वो जला दिया जाता था। मैंने उसी जो चिता पर, मतलब बताओ, जब तक मतलब कि वो मतलब जिंदा भी है तो उनको क्या किया जाता था, उन्हीं के साथ उनको जला दिया जाता था। ये बहुत खराब व्यवस्था थी। तो सती प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य जो मिला है ना, वो एरन अभिलेख से मिला है। किससे मिला है, एरन एरन अभिलेख। किससे, एरन अभिलेख से। सती प्रथा का साक्ष्य एरन अभिलेख से। सती प्रथा क्या होती थी, कोई भी पुरुष की जो शादीशुदा है उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी को भी उन्हीं के चिता पर लेटा दिया जाता था और जिंदे उनको क्या किया जाता था, जला दिया जाता था, ठीक है। ये बहुत खराब व्यवस्था थी, है ना। और आगे चल करके फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी जानोगे इसके बारे में कि इसका काफ़ी विरोध हुआ, अंग्रेज वगैरह भी विरोध किए थे। फिर यहाँ के जो अति थे आपको उस समय सुधारक, समाज सुधारक, उन लोगों ने काफ़ी इसको समाप्त करने की कोशिश की थी और बहुत हद तक सक्षम हुए। और आज उसी का परिणाम है कि इस प्रथा को पूरे समाज से क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। बहुत खराब व्यवस्था थी, खराब व्यवस्था थी जो है ना। सती प्रथा एरन अभिलेख में कहाँ से मिलती है, पहला साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो गुप्त कालीन मंदिरों का नाम बताएं। तो गुप्त काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ था, लेकिन आपको कितने को बताना है, दो को ही आपको बताने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें पहला मंदिर है आपको विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर, है ना। और दूसरा आपको कौन है, दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, ठीक है, जिसमें 9 अवतार अवतरित हो चुके हैं। 10वां अवतार होने वाला है जिनका नाम क्या है, कल्कि अवतार, है ना। तो दशावतार जो मंदिर है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, किस देश की युवतियां यानी स्त्रियां भारतीय मलमल की दीवानी थी, यानी कौन से देश की स्त्री को भारतीय मलमल जो है ना वस्त्र काफी पसंद थे। देखिए विदेशों में मलमल का काफी डिमांड, आज भी बहुत सारा डिमांड है। तो सबसे ज्यादा ना रोम, कहाँ पे, रोम, रोम के साथ अच्छा व्यापार होता था। वैसे विदेश में तो सभी को मलमल प्रेमी थे, बट रोम के कुछ लोग मतलब युवतियां कुछ ज्यादा ही इसके प्रति आकर्षित थी। मलमल जानते हैं आप लोग, वो मुलायम होते हैं ना वस्त्र। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए पंचमार्क सिक्के बनाने की डाई कहाँ से मिली है। जब पंचमार्क सिक्के होते हैं उसको बनाने के लिए जो डाई होती है वो कहाँ से मिला है, तो वो भी आपको एरन से मिला है। कहाँ से, एरन, एरन से ही प्राप्त हुए हैं। पंचमार्क जो सिक्के के डाई हैं
बनाने के लिए वो आपको कहाँ से मिले हैं, एडन से। नेक्स्ट, और सती प्रथा भी कहाँ से, तो एडन से ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट है दो लिपियों का जिक्र करें जिन्हें सम्राट अशोक अभिलेखों में उपयोग किया गया है। सम्राट अशोक ने जितने सारे अभिलेख बनाए हैं उसमें आपको दो लिपि का वर्णन किया गया है। वैसे तो वो दो तीन और लिपि का वर्णन किया गया है, लेकिन आपको दो बताना है तो आपको बता देते हैं कौन कौन। ब्राही ना, ब्राही, और दूसरा है आपको खरुष्ठी। खरुष्ठी कौन है, ब्राही और खरुष्ठी, ये दो लिपि का वर्णन उनके है ना स्तंभ में किया गया, अभिलेख में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए नेक्स्ट है आपको, अशोक के अभिलेखों का क्या महत्व है ना। मतलब बताइए अशोक ने जितने सारे अभिलेख बनवाए थे है ना, उसका क्या महत्व क्या है, मतलब क्यों बनवाया था। ठीक है, तो देखिए अशोक ना अपने प्रजा के मतलब बताने के लिए सबको, और कैसा शासन था, तो अपनी धर्म मतलब होता है आपको धर्म है ना, धर्म और प्रशासन है ना। इसमें क्या है, पहली जो उसका स्तंभ था उसमें बताया गया है कि पशु बलि की निंदा की। जैसे पहले क्या होता था, जो भी आज भी बहुत सारे मतलब अनुष्ठान वगैरह धर्म में, और बहुत सारे दूसरों को भी धर्म में होता है, क्या होता है कि पशुओं की बलि दी जाती है ना। तो इसको क्या किया गया था, तो उसका जो प्रथम था, क्या बोलते हैं, प्रथम अभिलेख, उसमें यही राजा के द्वारा कहा गया था। मतलब स्तंभ क्या होता है, बड़े से पत्थर पर उसको खुदवा कर लिखाया जाता है, और बीच जो है ना वो प्रजा के समक्ष मतलब उसको क्या किया जाता है, लगा दिया जाता है, और प्रजा उसको देखकर पढ़ती है, जानती है, समझती है कि क्या क्या है, राजा कहना क्या चाहते हैं। तो जो पहला जो अभिलेख था उसमें बताया गया है कि पशु बलि की निंदा की, यानी पशुओं की जो है ना जो बलि देने की जो प्रथा है, जिससे क्या होता था कि आज भी लोग मानते हैं कि पशुओं की बलि देने से क्या होती है, भगवान खुश होते हैं या ऐसा वैसा। तो उसकी जो निंदा की गई थी, यानी उसका विरोध किया गया था, वो पहला स्तंभ में लिखा गया था। यानी तो देखिए अभिलेख को लिखने का और बनवाने का जो उसका महत्व था, ये कि जो है ना अपने प्रशासन के बारे में, अपने धर्म के बारे में राजा क्या सोचता है, जनता के बारे में क्या है उसकी ओपिनियन, वो क्या क्या सोचता है, इसी के बारे में लोगों को बताने और जागृत करने के लिए उसने अभिलेख का निर्माण कराया, और अभिलेख सभी जगहों पे क्या किया था, लगवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने सारे क्वेश्चन है ना सारे आपको एग्जाम में हूबहू आते हैं ना, इसलिए आपको एक बार में यदि याद नहीं हो, ठीक है, ऐसे तो याद ही हो जाएगा, बट याद नहीं हो तो इसको लिखने उखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये वाला वीडियो को 1 से 2 बार और रिपीट करके सुन लेना है। चलिए नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में स्थल एवं जल परिवहन समुचित था, स्पष्ट कीजिए। मतलब मौर्य काल में जो ना जल और स्थल जो परिवहन था वो समुचित मतलब पर्याप्त था, इसके बारे में आपको बताना है। कैसे था, देखिए मौर्य काल में जल और स्थल इसलिए था क्योंकि जो अशोक थे उनका साम्राज्य काफी ज्यादा बड़ा था है ना। तो इससे देखो क्या होता था, स्थल मार्ग से और जल मार्ग से ना व्यापार वगैरह होता था, और दूसरा क्या होता था, मान लो दूसरे देश पर आक्रमण या युद्ध भी किया जाता था, इसीलिए स्थल और जल मार्ग दोनों क्या था, समुचित व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त सम्राटों का इतिहास जानने हेतु उपयोग में लाए गए स्रोतों का वर्णन ज्ञात कीजिए। मतलब किस किस स्रोत से आप गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए गुप्त काल के बारे में जानकारी आपको तो अभिलेख वगैरह जो हरिसेन वगैरह थे उनके ग्रंथ वगैरह से, सबसे इंपॉर्टेंट है अभिलेख, इससे अभिलेखों से, और किससे, पुरातात्विक साक्ष्य से, जैसे उसमें क्या था सिक्का वगैरह, सिक्कों से, और पुराणों से,
ग्रंथों से, है ना। यानी गुप्त काल के बारे में आपको जानकारी होती है अभिलेख से, सिक्कों से, पुराणों से, ग्रंथों से, और बौद्ध धर्म के जो है ना वो ग्रंथ वगैरह हैं उससे भी जानकारी होती है, स्तंभ लेख से भी प्राप्त होती है ना। कि मतलब कि उस समय कौन राजा थे, वो कैसे अपना शासन तंत्र करते थे, क्या क्या था। जैसे एक आपको सिक्का प्राप्त हुआ है जिसका, उस पे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त जो है ना वो संगीत प्रेमी होंगे, तभी तो उनकी वीणा बजाते हुए मुद्रा पर मतलब सिक्का पर अंकित किया गया है ना। तो देखिए वैसे बहुत सारा साक्ष्य प्राप्त होते हैं और इससे अनुमान ये लगाया जाता है मतलब ऐसा होता होगा तो इसलिए ऐसा होता होगा। तो जानकारी इससे भी होती है। और बहुत सारा ग्रंथ वगैरह हैं, तो ग्रंथ वगैरह का अध्ययन उस समय के जो लेखक वगैरह होंगे, जो उनका राज दरबारी कवि वगैरह होंगे, तो उन लोगों ने भी क्या किया था अपना ग्रंथ वगैरह मतलब लेख वगैरह राजा पे लिखा था, उसके बारे में भी अध्ययन मान लो कहीं से प्राप्त होती है, तो उसका अध्ययन वगैरह कर करके प्राप्त होती है कि उस समय शासन तंत्र कैसा था, लोग कैसे रहते थे, लोगों का रहन सहन कैसा था, लोग का कल्चर कैसा था, सब कुछ, राजा का मेंटेलिटी कैसा था, राजा कैसा था, निरंकुश था या योग्य था, कितना बड़ा इसका एरिया हुआ करता था, कितने है ना, कितने उसके भाई होते थे, कितने बहन होते थे, कितने लड़का होता था, सारा चीज की जानकारी हम लोग इससे प्राप्त होते हैं। चलिए आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।